झान जाना। माटीला छोड़ी तेहा जावथस जा रे बेटा, जल्दी ते लहूट के आना। लाला जल्दी ते लहूट के आना। इही माटी मरे बेटा खेले कूदे हावसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लहूट के आना। के लालन बेटा तैं तो सिद्धवा लाल रे, इहे करम है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइया के लालन बेटा तैं तो सिद्धवा लाल रे, इहे करम है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन टूटे रे संगी, भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लहूट के आना। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो के साथ जुड़े हुए आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सावन कुमार सोनी फिर से हाजिर हूं एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए रत्न के साथ, खैरागढ़ के रत्न को लेकर आप सबके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूं। गुरुदेव, मन के अंदर प्रश्न चलता है, मन के अंदर मन चलता है। मन अंदर क्या क्या दफन है, मन अंदर लाख स्वपन है। मन आंसू का टापू बनकर, मन समुद्री डाकू बनकर, मन डराता है प्रतिदिन, मन ही दर्द मन ही दुर्दिन। गुरुदेव, मन में वह विश्वास दीजिए, मन में अमिट आस दीजिए, ना अपना ना गैर किसी से, मन में ना हो बैर किसी से। चरण की धूली मन को दीजिए, निर्मल मेरे मन को कीजिए। विकारों से मन को घेरा मेरा, हो विजयी जीवन यह मेरा। गुरुदेव, मेरे आंसू तुम पोंछना, स्वप्न में आकर हाल पूछना। मेरा हर गणित गलत है, मोह माया की प्रीत गलत है। तुम पर ही है भार हमारा, तुम ही कश्ती तुम ही किनारा। दिव्य फसल के गांव में रखना, मुझको अपनी छांव में रखना। कर भरोस स्वीकारिए, गुरु है गिरा गंभीर। ज्ञान नाव में बैठिए, गुरु है नादी तीर। सब जग है अधियार, गुरु है पूनम रात। जीवन जिसने तार, मानो गुरु की बात। गुरु है रसरी ज्ञान की, यह जग अंधाकूप। ज्ञानी गुरु की प्रभा से बदलो आत्मस्वरूप। गुरु एक ऐसी ज्योत है, जिससे चमके स्वरूप। बिन गुरु ज्ञान उबरे नहीं, योगी संत और भूप। यह तनु ढेला कीच का, जग है मोह प्रपंच। गुरु के वर उपदेश सुनी, माया रहे नरंच। भ्रम के जाल काट, सत्य की ओर ले चले कोई। जब धर ले हाथ गुरु, राह कैसे भटके कोई। बहता पानी हाथों में कैसे ठहरेगा। पढ़ ले लाख पन्ने, ज्ञान गुरु से ही मिलेगा। ज्ञान गुरु से ही मिलेगा। गुरु की महिमा को प्रेषित करते हुए ये शब्द मैंने इसलिए आज पढ़े, क्योंकि आज हमारे साथ बतौर अतिथि खैरागढ़ के रत्न के स्वरूप में आज हमारे साथ एक गुरु प्राध्यापक उपस्थित हैं। श्री राजेश कुमार प्रजापति जी बतौर आज
अतिथि हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, जीवन को जिस स्वरूप में भी आप अपने जीवन को जिएं, उसमें विशेष रूप से गुरु का बड़ा महत्व बताया गया है। आप शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में भी यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो गुरु की बड़ी महत्ता है। माँ को प्रथम गुरु के रूप में हम सभी जानते हैं। माँ प्रथम गुरु होती है। माँ ही वह पहली शख्सियत होती है, वह पहला व्यक्ति होता है जो हमें इस दुनिया से परिचित करवाता है, हमारे पिता से परिचित करवाता है। बाकी चीज़ें तो बाद में इतर होती हैं। इसलिए माँ को सर्वोपरि माना गया है। माँ आपको उठना, बैठना, चलना, बोलना, बताना, सारा कुछ ज्ञान माँ ही प्रदान करती है। उसके बाद शैक्षणिक गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु होता है, शैक्षणिक हो, आध्यात्मिक हो, जिस भी स्वरूप। गुरु के विविध स्वरूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं। आपके व्यवसाय में भी आपका कोई गुरु हो सकता है, आपके शिक्षा क्षेत्र में आपका कोई गुरु हो सकता है। अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन गुरु गुरु होता है। गुरु की अपनी महत्ता है और इसको सभी सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। इसलिए आज विशेष रूप से आज एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, एक ऐसे गुरु को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, जिनका मूल रूप से कार्य बच्चों को शिक्षण प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना उनका कार्य है, उनकी यही सेवा है। और साथ में कोई एक ऐसा गुरु होता है जो अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़कर, आगे निकलकर समाज की सेवा में, बच्चों की सेवा में कोई ऐसा अग्रसर हो जाता है और फिर वो खैरागढ़ के रत्न कहलाता है। बस इसी स्वरूप में आज राजेश कुमार प्रजापति जी हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके समक्ष रखता हूँ। 2 जुलाई 1980 के दिन राजेश कुमार प्रजापति जी का जन्म इसी खैरागढ़ के कुम्हारपारा मोहल्ले में हुआ था। पिताजी का नाम शत्रुघ्न लाल प्रजापति जी और माँ नर्बदबाई प्रजापति। इन दोनों के परिवार में दूसरे संतान के रूप में राजेश कुमार प्रजापति सर का जन्म हुआ था। 3 भाई और 2 बहन में दूसरे क्रम में आपका जन्म हुआ। शिक्षा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो शुरू हुई, वो जिसको हम लोग नंबर 1 नंबर 2 स्कूल के नाम से जानते हैं, इजवारी बाजार में स्थित है, उस विद्यालय से आपकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, जहाँ प्राथमिक की शिक्षा आपने प्राप्त की। और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आपने विक्टोरिया हाई स्कूल का रुख किया, जिसको हम लोग पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से आज वर्तमान में जानते हैं। तदुपरांत स्नातक की डिग्री के लिए आपने रश्मि देवी कॉलेज से, जो कि खैरागढ़ में स्थित है, आपने बीए कला के विषय में आपने बीए की डिग्री वहाँ से प्राप्त की। आगे एमए की डिग्री भी आपने रश्मि देवी महाविद्यालय से, अन्य 2 विषयों में भी आपने राजनीति और हिंदी लिटरेचर में भी आपने एमए की डिग्री रश्मि देवी कॉलेज से प्राप्त की। और फिर से एक और विषय रहा इतिहास, जिसमें आपने फिर से पुनः एमए राजनांदगांव दिग्विजय कॉलेज से आपने वहाँ से वो डिग्री प्राप्त की। ये आपका शिक्षा काल रहा। डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन के नाम से इग्नू द्वारा संचालित कोर्स है, जिसमें आपने डिप्लोमा इग्नू विश्वविद्यालय से, वहाँ से आपने उसको प्राप्त किया। ये सारी शैक्षणिक आपकी गतिविधि के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से बताने की कोशिश की, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके समक्ष रखता चलूँगा। चलिए आपसे भेंट करवाता हूँ आज के हमारे अतिथि श्री राजेश कुमार प्रजापति जी से। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का, और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हमारे साथ, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत सर। सर बहुत
आपके नवाचार को लेकर आपकी बड़ी प्रशंसा है सर। हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें आपके विषय में जब देख रहे थे तो उसमें आपका विशेष रूप से नवाचार को लेकर बच्चों की शिक्षा में हाँ नए नए प्रयोगों को लेकर आपकी बड़ी ख्याति है। हाँ, ये सही बात है कि एक वैसे भी यदि आप कोई नया कार्य नहीं कर रहे जी। हैं और एक ही कार्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ना संभव नहीं है। जी, जी। जब तक आप किसी भी चीज़ में नयापन नहीं लाएंगे तो उनमें रुचि जागृत नहीं होगी। इसीलिए मैंने शिक्षण के दौरान बहुत सारे ऐसे नवाचार पर कार्य किया है और अभी भी चल रहा है वो सब चीज़, जी जी जी। ताकि बच्चों में भी वो मन लगा रहे और बच्चे उतनी ही गति के साथ सीखता जाए। हाँ, उनको सीखने में उनकी रुचि अभिरुचि रहे उसमें। रुचि पैदा हो, स्वयं से लगे कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये आज ये एक्टिविटी करना है। हाँ बस जी। मैं बस जैसे स्कूल से आता हूँ लग जाता हूँ कि अब अगले दिन क्या बताना है, ताकि बच्चों में वो रोमांच बना रहे कि अगले दिन सर क्या बताएंगे। जी जी तो यही चीज़ मेरे को भी प्रेरणा मिलती है कि मैं बच्चों के लिए क्या नयापन लाऊं। जी जी जी। शाला में अकादमिक नवाचार, पढ़ाने के नए नए तरीकों, शैक्षणिक नवाचार, कबाड़ से जुगाड़, बाल कैबिनेट जिसको हम लोग बाल संसद भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक और सोशल मीडिया का प्रयोग नवाचार में, ऐसे बहुत सारे शैक्षणिक गतिविधि से संबंधित कार्य सर जी के द्वारा अपने स्कूल में बहुत सारे कार्य किए गए हैं जो बहुत उल्लेखनीय रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने भी समय समय पर उन चीज़ों को स्थान दिया। विशेष रूप से जिस गांव में अध्यापन का कार्य सर करते रहे वहाँ के लोग बड़े प्रसन्न रहे इनके कार्यशैली से, और लोगों में एक बहुत लाड़ दुलार और बहुत सम्मान का एक वातावरण निर्मित हुआ। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगभग 16 या 17 वर्ष आपने देवरी 16 साल पूरा हो गया और उसके बाद 25-26 दिन करीब 16 वर्ष करीब 25 दिन मैंने ग्राम देवरी में कार्य किया है बतौर शिक्षक। आप हाँ, बतौर सहायक शिक्षक रहे सर वहाँ। हाँ, पहले तो हमारा नाम शिक्षाकर्मी के रूप में था। जी, जी। उसके बाद जैसे संविलियन हुआ तो अभी सहायक शिक्षक के नाम है उसमें जी। और जब से मैं वहाँ पे पदस्थ था 2008 से, तो अब पहले वहाँ पे जब मैं गया तो शिक्षण वहाँ पे शिक्षक तो था नहीं, अन्य स्कूल से वहाँ पे व्यवस्था में थी एक मैडम, व्यवस्थापन में वहाँ टीचर। हाँ वहाँ पे व्यवस्था में थी। जी जी। और 2008 में मैंने जब ज्वाइनिंग किया हाँ, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी कि कैसे हम बच्चों के साथ काम किए, और चूँकि मैं खुद नया नया था और मेरे साथ भी बहुत सारी समस्याएं थी कि क्योंकि जब मैं पहला बार पोस्टिंग होकर के गया तो सबसे मैंने समुदाय के व्यक्ति से संपर्क किया कि भाई बच्चों को जब तक आप बच्चे के माता पिता को स्कूल में नहीं जोड़ेंगे और बच्चे से नहीं जुड़ेंगे, शिक्षक वहाँ पे अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक तीनों की भागीदारी ना हो, समुदाय की, माता पिता और बच्चे की, और साथ में टीचर की, तो इसके लिए हमने प्रयास किया। गांव के जितने भी समुदाय के में हैं और उनके जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह वगैरह। महिला स्वयं सहायता समूह और जो युवक जो अच्छे थे, जो जागृत अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उससे हमने संपर्क किया जी। और एक गांव में शिक्षा के प्रति एक बहुत अच्छा माहौल पैदा किया जी। और उसके बाद हमने जो भी हमारे विभाग में जो नयापन आता था, जैसे 2008 की बात करें तो उस समय एक नया योजना आई थी MGML का, तो पूरे विकास खंड में सबसे पहले शुरुआत हमारे स्कूल में हुई और वहाँ से फिर हमारे स्कूल जो पहले देवरी को नहीं जानते थे, और आज ऐसा है कि देवरी को आज चाहे मेरे को देवरी के नाम से कहें या देवरी को मेरे के नाम से एक पहचान है। जी, जी। तो हमने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा तब से। जी जी। और जितने भी योजना आई नई नई, हमने सबसे पहले कोशिश किया कि अपने देवरी के बच्चों को लाभ मिले। जी। तो वहाँ से हमने रफ्तार पकड़ी और जब तक मैं था देवरी में जी। हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और समुदाय के सभी व्यक्ति हमसे
बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। और अभी तो मैं अब दूसरे स्कूल में चला गया, एक प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन वहाँ के लोग, बच्चे, समुदाय के लोग, माता पिता का अभी भी फ़ोन आता रहता है और समय मिलते हैं तो मैं ज़रूर जाता हूँ। देवरी जी, तो अभी शायद कल ही आप न्योता भोज का आयोजन आपने देवरी में किया। हाँ। मैंने पेपर में इस चीज़ को पढ़ा, कहीं मीडिया में, हाँ। मीडिया में कहीं मुझे पढ़ने को मिला। देखिए, अभी कल ही गुरुदेव राजेश प्रजापति जी के द्वारा अपने पूर्व में जहाँ पदस्थ थे उस स्कूल में न्योता भोज का आयोजन किया गया था। और आज अपने वर्तमान जहाँ वो पदस्थ हैं, मरद कठेरा गंडई में अभी बतौर प्रधान पाठक सर जी पदस्थ हैं। आज वहाँ अपने शायद न्योता भोज, हाँ, वहाँ पे आज उसका कन्या आयोजन। पूजन और न्योता भोज दिया था। ये भी एक बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है सर, एक बढ़िया प्रचलन है कि न्योता भोज का प्रचलन बड़ा खूबसूरत प्रचलन है। हाँ, ये शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है जी। न्योता भोज, क्योंकि बच्चों को मध्याह्न भोजन तो मिलता है, लेकिन न्योता भोज समुदाय का कोई भी व्यक्ति किसी खास मौके पर, चाहे जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह या किसी भी खास मौक़ों पर, वो बच्चे को करा सकता है। साला के बच्चों को वो चाहे पूर्ण रूप से दे या आंशिक रूप से आंशिक रूप से एक नया मेन्यू बच्चों हाँ, को कम नया से कम मेनू मिलता है, नया स्वाद चखने को बच्चों हाँ। को मिलता है। बिल्कुल, आप कहीं आपका जन्म दिवस हो, आपकी सालगिरह हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, या कोई भी ऐसा ओकेशन हो जिसमें आप यदि कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो एक अच्छा विकल्प है कि आप बच्चों को किसी शाला में न्योता भोज का आयोजन बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत आत्मीय शांति की प्राप्ति उसमें होती है। अभी सर आपने एक चीज़ बातों में अभी आपने बताया कि जिस समय 2008 में आपकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई देवरी स्कूल में, प्राथमिक शाला में, उस समय व्यवस्थापन में वहाँ टीचर थे, वहाँ व्यक्तिगत उस स्कूल के लिए टीचर नहीं थे, अपॉइंट नहीं थे। मैं दर्शकों को बताता चलूँ, लगभग 33,000 शिक्षकों में, शायद डाटा हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो, कम ज़्यादा, ये पुराना डाटा है, कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। 33,000 शिक्षकों का जो पोस्ट है, पद है, वो अभी भी रिक्त है। आपको बड़ी हैरानी होगी कि ग्रामीण बेल्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्राथमिक शाला आपको मिलेंगे जहाँ एक ही टीचर पूरे विद्यालय को संचालित कर रहा है। आप सोचिए, प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा, 5 कक्षाओं की प्राथमिक शाला होती है। 5 कक्षा एक ही क्रम में लगने हैं। 5 कक्षाओं में जो पीरियड होते हैं, जो विषय का, जो एक अध्यापन का जो समय होता है, वो एक साथ संचालित होता है। अब एक शिक्षक भला कैसे 5 कक्षाओं में, सर मैं सही कह रहा हूँ, कैसे संभव है किसी एक व्यक्ति के लिए? लेकिन नहीं। अच्छा, वह जो एक शिक्षक आपको मिलेगा, वह भी व्यवस्थापन में मिलेगा, व्यक्तिगत उस विद्यालय के लिए उसकी पदस्थापना नहीं हुई है। यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है। हम 2025 के आज आधुनिक युग में आप सांस ले रहे हैं और हमारे बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। शासन प्रशासन को इस ओर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, बहुत सारी चीज़ों की आपकी चर्चा होती है। एक चीज़ जो मुझे ध्यान में आता है, जो मैंने सोच के रखा था कि आपसे उसके बारे में पूछूंगा सर। एक कोई बच्ची आपके स्कूल में, कोई छोटी सी बच्ची थी शायद, उसमें उसको सुनने में कहीं कोई समस्या थी, श्रवण करने में, श्रवण शक्ति कहीं, हम लोग बच्ची का नाम नहीं ले रहे हैं। सर ने मुझे मना भी किया था। सर, आपने इस बारे में, मैंने आपसे जब चर्चा की थी तो आपने मुझे मना भी किया था। लेकिन मैं चाहता हूँ इस मंच से इस बात की चर्चा हो। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ, देवरी स्कूल में प्राथमिक की छोटी सी बच्ची है, एक बच्ची थी, अभी भी वहीं अध्ययन कर रही है वो बच्ची। उसको सुनने में श्रवण शक्ति उसकी बड़ी कमज़ोर थी। तो आदरणीय राजेश प्रजापति सर ने अपने खर्च से, अपने वहन से, शायद आपने सर ईयरिंग उसको, ईयर हेड, ये दान किया। कोविड का समय था, मोहल्ला क्लास लग रहे थे
अलग अलग जगहों में स्कूल तो बंद थे। हाँ। तो जैसे मुझे पता लगा कि वो बच्ची को सुनाई नहीं देती, तो जो हमारे स्पेशल टीचर्स हैं उनसे भी मैंने संपर्क किया, और एक जो श्रवण यंत्र है मैं खुद दिया और एक शासन के द्वारा उन्हें प्राप्त करवाया। तो अच्छा, हाँ, एक गवर्नमेंट की तरफ से मिला? एक गवर्नमेंट की तरफ से, और वो एक थोड़ा आप- टाइम से आया लेकिन मिला, और एक मैंने खुद मंगाया ताकि वो बच्ची को लाभ मिल सके, क्योंकि सुनना बहुत ही जरूरी है। बहुत यदि वो आवश्यक सुन ही नहीं पाएगा तो वो बोलेगा क्या। जी जी जी। और तो शिक्षक यदि पढ़ाएगा तो वो कैसे हाँ, उस चीज़ तो समस्या होती थी, तो मैंने स्पेशल जो टीचर्स होते हैं उनसे संपर्क किया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, लेकिन स्पेशल टीचर्स के द्वारा मैंने एक खुद मंगवाया था और एक शासन के द्वारा जो हमारे विभाग की तरफ से वो प्रदान किए थे उस समय तत्कालीन डीओ सर ने। जी 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 जी। अभी बच्ची वहीं अध्ययन कर रही है सर? अभी आगे के कक्षाओं में है वो। अच्छा, और अभी ठीक है, अभी अच्छे से पढ़ाई उसकी सुचारू रूप से? हाँ, अभी तो चल रही है। हाँ, चलिए कामना करते हैं उस बच्ची को ईश्वर बहुत सारी सफलताएं। देखिए, ईश्वर जब कभी कोई शारीरिक त्रुटि भूलवश आपको दे देता है तो कोई विशेष शक्ति भी आपको प्रदान करता है। मैंने बहुत से ऐसे दिव्यांग देखे हैं जिनमें विशेष क्षमताएं होती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं होता। मैं आशा करता हूँ वो बच्ची भी बहुत पूर्वोत्तर प्रगति करे, अपने जीवन में बहुत खूब नाम कमाए। सर, FLN करके कोई कार्यक्रम स्कूल से संबंधित, शैक्षणिक गतिविधि से संबंधित FLN करके कोई कार्यक्रम था और उसमें भी आपने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया था, जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को FLN कार्यक्रम के बारे में आप जानकारी दें। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, उसके अंतर्गत जो छोटे कक्षाओं के जो बच्चे हैं उसे साक्षरता और गणित में निपुण बनाना है। इसका मेन उद्देश्य यदि देखा जाए तो गणित में जी, भाषा और गणित में, भाषा और गणित। तो इसके लिए मैंने काम किए हैं। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं, कक्षा पहले और दूसरी के बच्चे, उनके लिए बहुत सारे जो कबाड़ से जुगाड़ जो हम कहते हैं, अर्थात इस योजना को कबाड़ से जुगाड़ नहीं, मतलब बहुत सारे जो TLMs हैं जी, जो कबाड़ से जुगाड़ TLMs हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे TLMs बनाए हैं ताकि वो बच्चों को जो हमारे जो भाषाई कौशल है और जो गणित के मुख्य जो जोड़ना घटाना गुणा भाग जो हम कहते हैं, उन कौशलों पर वो बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं। जैसे जैसे कार्य करते हैं बच्चे, भाषाई कौशल उनका जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बहुत तेज़ी से उसमें विकास होता है। और उसी तरह गणित के जो कौशल है उन TLM की सहायता से वो बहुत तेज़ी से सीखते हैं बच्चे। कबाड़ से जुगाड़ तक मतलब उसमें कैसे, किस तरीके कबाड़ से प्रयोग जुगाड़ आप लोग अर्थात करते जो हैं? हमारे पास जो बहुत सारे ऐसी सामग्री रहती है जिसे हम फेंक देते हैं कबाड़ समाज करके, तो उन छोटे छोटे जो कबाड़ के टुकड़े हैं जो से हम कचरा कहते हैं, जी, उनसे बहुत सारे TLM सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण के, जैसे अच्छा, जैसे एक बता रहा उदाहरण, जैसे दीपावली में हम जो साड़ी वगैरह खरीदते हैं या कपड़ा खरीदते हैं वो बॉक्स में आता है। जी जी, तो उन बॉक्स को हम यदि काट दें जैसे गोल आकार में, और उससे जो झूमर बना दें हम, जिसमें हम वर्णमाला लिख दें, या 2 वर्ण से मिल करके शब्द हैं, या 3 वर्ण के मिल करके जो शब्द हैं, तो ये जो पुट्ठा जो कहते हैं, हाँ, उनसे हम बहुत सारे TLMs बनाते हैं। शब्द रचना बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो जो भाषाई कौशल सीखते हैं बच्चे, इसी तरह हम जोड़ना या घटाना या गुणा के जो छोटे छोटे सवाल है, या 1 अंक का जोड़, 2 अंक का जोड़, हासिल वाले या बिना हासिल वाले, इनके सहायक सामग्री, तो ये जो रहता है कबाड़ हमारे लिए जी हाँ, लेकिन उन बच्चों के लिए यही कबाड़ से हम बहुत सारे TLMs बनाते हैं, सहायक सामग्री उपयोगी। तो ये पूरी तरह जीरो इन्वेस्टमेंट पर है, शून्य खर्चा के ऊपर है, इसमें कुछ खर्चा नहीं आता। तो इसलिए इसका नाम अब धीरे धीरे हो गया कबाड़ से जुगाड़। जी जी, तो यही वही है जो कबाड़ जो रहता है जी, तो आखिर वो कबाड़ फेंका जा रहता है कचरे में, तो उसका यूज़ हो रहा है स्कूलों में। और सर मैं समझता हूँ बच्चे भी कभी कभी आपको ऐसा सजेस्ट करते होंगे कि सर ये कबाड़ का चीज़ है।
हाँ। अनुपयोगी चीज है, इससे ऐसा कर सकते हैं, हाँ। ऐसा कर हाँ, वो- रचनात्मकता जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ, और सही बात है। कई बच्चे तो खुद लेकर के आते हैं घर, उनके घर में भी कोई कपड़ा ला लेते हैं तो उसका जो डिब्बा है जी, जी, वो उठा के ला लेते हैं, या कभी कभी जो कार्टून वगैरह हैं सामान का वो उठा के ला लेते हैं, सर इसमें मैं बनाऊंगा। अच्छा। कई बच्चे छोटा सा घर बना के ला देते हैं उसका, अर्थात वो कबाड़ रहता है लेकिन बच्चों से रचनात्मक गतिविधि का उपयोग करते हैं। सुंदर बात है। जैसे एक पार्ट है घर वाला, तो वो घर बना करके ला जाते हैं। खासकर शनिवार जो बैगलेस डे रहते हैं हमारा, जी। उस दिन ये सभी रचनात्मक गतिविधि होती है। उस दिन बच्चे बिना बस तक स्कूल आते हैं। अच्छा। और यही सब चीज़ जो कबाड़ से जुगाड़ है या जो मिट्टी के प्रायोगिक खिलौने, जितनी भी हाँ, activity। मिट्टी के खिलौने हैं और पेंटिंग वगैरह है, या जो पत्ती के नए नए डिजाइंस है, बच्चे के उसमें क्या है, रचनात्मक गुण का विकास होता है। बच्चे वो सोचता है, कल्पना करता है, तो ये बच्चे का कहीं ना कहीं उनके मानसिक विकास में बहुत लाभदायक है। जी, जी, क्योंकि वो बिल्कुल। कल्पना तो कर रहा है कि ये मैं बना करके लाऊं, परिकल्पना कर रहा है हाँ, और उसको तो- मूर्त स्वरूप भी दे रहा है सर। हाँ जी जी। और ये सभी चीज़ें जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आते हैं, शून्य निवेश के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी योजना है कबाड़ से जुगाड़ हमारा। जी सर, जी सर। मिट्टी से संबंधित कला बच्चे सीखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ऐसा अभी सर ने कहा। मैं आपको उसी मिट्टी से संबंधित एक चीज़ मैं आपको बताऊं। राजेश कुमार प्रजापति, जैसा कि आप नाम से परिचित हैं, आपको एक नाम मैं पढ़कर बता रहा हूं। दुखुराम पाड़े जी, स्वर्गीय दुखुराम पाड़े जी का नाम, जो पुराने लोग हैं थोड़े से, उनको बिल्कुल ये नाम परिचित होगा। खैरागढ़ के कुम्हारपारा में निवासरत थे और बहुत नामचीन कुंभकार के रूप में उनको जाना जाता था। उन्हीं स्वर्गीय दुखुराम पांडे जी के नाती हैं श्री राजेश कुमार प्रजापति जी। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखिए कुंभकार उसे कहा जाता है जो, कुंभ का मतलब होता है घड़ा का निर्माण करने वाला। कहने का अर्थ है कि मिट्टी की सामग्रियों का निर्माण जो करते हैं मूल रूप से, जिनकी कहना चाहिए पुश्तैनी, जिनका व्यवसाय मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, मिट्टी के कारीगरी से, उन लोगों को कुंभकार कहा जाता है, जो कि प्रजापति सर हैं। और मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए शिक्षण के कार्य में अभी वर्तमान में सर लगे हुए हैं, लेकिन 2008 में जब पदस्थापना आपकी हुई सर, उसके पहले दर्शकों को मैं बताऊं, मिट्टी के कार्य में बहुत निपुण हैं। इनके घर में चेतन मूर्तिकार करके, आप शायद इस नाम से परिचित होंगे। चेतन मूर्तिकार आपके भाई हैं सर? बड़े भाई हैं, आपके बड़े भाई। हाँ हाँ, इनके घर में आज भी आप कभी कुम्हारपारा जाएंगे तो आपको मूर्तियों का काम होते हुए, अभी जैसे अभी दुर्गा जी की मूर्तियों, गणेश जी दुर्गा जी को बनाने की प्रक्रिया जो है, मूर्तियों को बनाने की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। कभी भी आप जाएंगे तो दिए हो गए, घड़े हो गए, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और सर भी उन सारे कार्यों में निपुण हैं। मैं जिस दिन आपसे मिला था सर, उस दिन आपने यही कहा कि हमारे भेंट के बाद आपको शायद मिट्टी का ही कुछ काम करना, हाँ, काम करना था। अभी भी करते हैं। हाँ, अभी भी जैसे अभी मॉर्निंग स्कूल हो गई, सुबह स्कूल। जी जी। तो 1-2 बजे जैसे खाना खाने के बाद वो घर के काम में लग जाता हूँ। अच्छा, मिट्टी के, हाँ, मिट्टी के। और स्कूल के बच्चे को भी ये सब बताता हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे स्कूल के बताऊँ, मैं अपने स्कूल के साथ साथ और बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे जैसे एक योजना है PLC, उसमें होता है कि अन्य स्कूलों में, जैसे कुछ स्कूल में मुझे सदस्य के रूप में रखे हैं, PLC मेंबर के रूप में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर भी मैं जाता हूँ उस स्कूल में, और वहाँ पे भी ये कला का वहाँ पे भी सिखाता हूँ वहाँ के बच्चे को भी। अच्छा जी। तो जैसे भी पिछले साल समर कैंप में था, तो जो PMC स्कूल हैं
जैसे हमारे यहाँ पिपरिया में है, नहीं सॉरी लालपुर में, और एक कुकुरमुड़ा। तो दोनों स्कूल में मैं एक एक दिन विजिट किया था। अच्छा। और वहाँ पे मूर्ति कला के बारे में, मिट्टी कला के बारे में बच्चों को एक एक दिन का विजिट करके बताया था, कार्यशाला के रूप में। जैसा इसके अतिरिक्त भी कुछ स्कूल में जैसे बुलाते हैं मुझे, जी। तो मैं ज़रूर समय निकाल करके उस स्कूल में जाता हूँ और वहाँ के बच्चों को सिखाता हूँ मैं ये सब चीज़। बच्चों के लिए आपका जो दुलार है सर, और आपका जो समर्पण है वो अभूतपूर्व है। उसकी बहुत प्रशंसा हम लोग सुनते रहते हैं। 2008 से लेकर अभी 2024 तक देवरी बाजार, देवरी जिसको हम लोग कहते हैं, खैरागढ़ के निकट स्थित है, उस गांव में सर की पोस्टिंग रही। 16 वर्ष लगभग अपनी सेवा वहां सर ने प्रदान की। देखिए 16 वर्ष किसी विद्यालय में रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने जीवन का 16 वर्ष किसी एक स्थान को बिल्कुल दे देना। बहुत से बच्चे आए, बहुत से बच्चे पढ़ कर निकले, बहुत से बच्चों ने प्राथमिक की शिक्षा ली और उसके बाद माध्यमिक में गए और फिर हायर सेकेंडरी भी निकल गए। बहुत से बच्चे आपके देखते देखते में हाँ नौकरी कुछ हाँ, बच्चों एक अभी शिक्षक है दंतेवाड़ा जिला में। अच्छा। वो हमारे ही पढ़ाए बच्चे हैं। बताइए। वो अभी वहाँ पे टीचर की नियुक्ति लग गई उनको। और कुछ बच्चे भी कॉलेज में हैं जो बाहर दुर्ग, भिलाई, रायपुर में पढ़ रहे हैं, अभी उच्च शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जी जी जी, कितनी खुशी की बात है कि सर हाँ। आपका बच्चा, पढ़ाया हुआ बच्चा। और इसके अतिरिक्त 2 बच्चों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ के लिए भी हुआ था। एक बच्चे वहाँ से पढ़ के निकल गए। एक अभी अध्ययनरत है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, नवोदय के लिए। नवोदय में। नवोदय के लिए। जब देवरी विद्यालय से 2024 में, देखिए जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रमोशन, पदोन्नति जिसको कहा जाता है, तो पदोन्नति किसी सेवा काल में जब वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिससे सबको गुजरना होता है। तो अभी जब सर की पदोन्नति हुई तो बतौर प्रधान पाठक इनको दूसरे स्कूल जाना था। तो जैसा प्रक्रिया है, विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है। मैं आपको बताऊं एक चीज़ जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो पाती है, मैं आपको इस मंच से बताना चाहता हूं। यह बिल्कुल आंखों देखी चीज़ है। जितने बच्चे स्कूल में थे सभी की आंखों में उस दिन आंसू थे। गांव के बहुत सारे लोग ऐसे थे। देखिए मैं आपको कोई फिल्मी कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है। जिस दिन सर की, श्री राजेश कुमार प्रजापति जी की विदाई समारोह थी, जिस दिन सर शाला छोड़कर किसी अन्य शाला के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस दिन सारा गांव मायूस था, गमगीन था। कुछ लोग तो रो भी रहे थे और यहाँ तक स्वयं सर आप भी रोते हुए घर आए। हाँ, ये अभी इसी 24 में सितंबर की बात है। जैसे मेरा प्रमोशन हुआ, अब उस दिन जैसे रिलीव होने के लिए मैं स्कूल गया, सभी बच्चे एकदम चिपक के गए थे और वो बहुत रो रहे थे और वो छोड़ ही नहीं रहे थे बच्चे लोग। और इसके बाद जैसे ही मैं निकला, मैं खुद रोते रोते घर तक आया। जी सर। और वो घटना आज भी याद है। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो वो आँख से मेरे भी आंसू निकल जाते हैं। और बच्चे लोग बहुत फ़ोन करते थे और कई दिन तक तो बच्चे रोते थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जी जो रोते थे। कल भी जैसे मैं गया था तो कुछ बच्चे उसी हालत में थे, मैं भी उसी हालत में था, इसलिए मैं जल्दी से निकल गया। फिर बच्चों को, आपको कैमरे में यदि नज़र ना आ रहा हो तो मैं आपको बताऊं, अभी भी सर की आंखों में आंसू हैं, मैं देख पा रहा हूं। और ये बहुत 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 मार्मिक चीज़ है, बहुत भावनात्मक चीज़ है, आप शायद समझ पाएंगे। हाँ सर। और इसके बाद बच्चे लोग फ़ोन करते थे। तो सितंबर में 3 तारीख को मैं रिलीव हुआ और बच्चे फ़ोन करते तो मैं हर रविवार को और छुट्टी के दिन स्कूल जाता था और ये लगातार जनवरी 25 तक चालू था। हाँ। इस बीच मैंने किसी भी दिन अपने शिक्षण से छुट्टी नहीं ली। बाकी दिन अपने स्कूल में था, मरद कठेरा में, और रविवार और शासकीय अवकाश के दिन मैं देवरी में रहता था। अरे बाप रे। हाँ। और बच्चे के आते थे, जैसे मैं 5वीं क्लास, तो 5वीं क्लास के बच्चे आते थे
और 10 से 1 बजे तक मैं स्कूल में रहता था और पूरी रेगुलर जनवरी 25 तक मैंने क्लास लिए बिना कोई छुट्टी के। और मेरे घर वाले भी बोलते थे कि अभी तो आप चले गए देवरी से, तो लेकिन मेरी पत्नी जो है वो हमेशा साथ देती थी। वो जानती थी कि ये पढ़ाएंगे, तो मैं भी घर में जो काम है उसे जल्दी से पूरा करके मैं देवरी चला जाता था और लगातार मैं जाता था स्कूल। सर आपने कहा बिना कोई छुट्टी के। हाँ, बिना कोई मैं छुट्टी उसमें एक के। चीज़ और जोड़ता हूँ, बिना कोई पारिश्रमिक के। हाँ, बिना। देखिए नौकरीशुदा जो भी व्यक्ति होता है ना, उसको जिस चीज़ का इंतज़ार सबसे ज़्यादा होता है वो होता है छुट्टी। छुट्टी से बड़ा सबका मोह है। हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा सा आराम मिल जाए। और एक चीज़ और है, बिना पारिश्रमिक सेवा कार्य ये शायद एक शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें सिर्फ आपको तनख्वाह मिलता है। मैं जो कहना चाहता हूँ शायद आप समझ पाए हों। और उसके बाद भी इस स्तर का समर्पण एक शिक्षक ही कर सकता है। बाकी किसी विभाग में ये उम्मीद शायद हम नहीं कर सकते सर कि बिना किसी पारिश्रमिक कोई सेवा अपनी प्रदान करे। ऐसा कहीं देखने को ज़्यादातर नहीं मिलता है। बहुत बहुत सुंदर सर। शीतला मंदिर अभी भी जाते हैं? हाँ, मैं रोज़ के सुबह मेरा एक काम है, जैसे मैं नहाता हूँ घर में पूजा करने के बाद प्रायः रोज़ के ये मेरे काम है शीतला प्रतिदिन शीतला माता के मंदिर जाना। शंकर भगवान वहीं पे मंदिर है, उन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद मैं फिर खाना, कई दिन ऐसा होता है कि लेट होता है तो मैं खाना टिफ़िन हो जाता है पैक और मैं ऐसे ही स्कूल चले जाता हूँ। लेकिन अच्छा। कोशिश करता हूँ प्रतिदिन मंदिर जाऊँ सुबह जाते हैं? सुबह, हाँ। बहुत बड़ी कृपा है सर माता रानी की। देखिए, आने वाले 5 सितंबर गुरु पर्व के रूप में 5 सितंबर के दिन को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती पूजन का दिन होता है 5 सितंबर, जिसको शिक्षक दिवस भी आप कहते हैं। हर वर्ष शासकीय स्तर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, विविध स्तरों में सम्मान का क्रम इस दिन आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 2025 में 5 सितंबर के लिए राज्यपाल पुरस्कार के लिए सर का बतौर सम्मान के लिए चयन इस वर्ष हुआ है। सर मैं मंच की ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद आपकी पूरी टीम का, बधाई देता हूँ सर। और पूर्वोत्तर ऐसे ही प्रगति आप करते रहें। एक सम्मान की चर्चा और मैं कर दूँ, शिक्षा दूत सम्मान, जो कि मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण पुरस्कार जिसको कहा जाता है, 2017 में आपने प्राप्त किया था। हाँ, 2017 में शिक्षा दूत सम्मान, जिसको आप शिक्षण के कार्य में बहुत बड़ा सम्मान एक होता है, जिसको 2017 में आपने सर प्राप्त किया। जी हाँ। शिक्षण गौरव सम्मान भी आपको 2017 में मिला था सर? हाँ, कुछ एनजीओ हैं जो स्वयंसेवी संस्थाएं। उस समय जो ग्राम दनिया में एक ट्रस्ट है, घेवरचंद गोलछा ट्रस्ट, तो उन्होंने, उस समय मैं पदस्थ खैरागढ़ में था। अच्छा। लेकिन वो ट्रस्ट छुईदान विकास खंड में है। तो उन्होंने आप कार्यों को देखकर सुनकर, हाँ, वो वहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे वो सम्मान से नवाजा। इसके साथ साथ अभी 2024 में उसी ट्रस्ट के द्वारा पुनः एक बार और वो सम्मान किया गया है मेरा फिर से। जी 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 जी। शिक्षक मानस परिवार के द्वारा भी आपको? हाँ, शिक्षक मानस परिवार के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। जी। सम्मानों का क्रम प्रजापति सर के हिस्से में इतना है, बहुत लगभग मैं समझता हूँ 25-26, हाँ, लगभग तो है सम्मान। मैंने घर में जब मैं विजिट किया, मैं घर होकर आया तो मैं देख रहा था ट्रॉफियों की बिल्कुल बाज़ार लगा हुआ है। ट्रॉफियों का पूरा गैलरी भरा हुआ है। आप कभी जाएंगे तो बिल्कुल ज़रूर उसको देखिएगा।
पुरस्कार एक ऐसा अपने आपके जीवन का हिस्सा होता है जो जिसको देख देख कर प्रतिदिन आपको अपने किए गए कार्यों, अपने मेहनत, अपने सद कार्यों के लिए आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जब जब आप उसको निहारते हैं, जब जब आप उसको देखते हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत आत्मीय शांति की अनुभूति प्रतिदिन होती है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बिल्कुल पुरस्कार प्राप्त करने की कोशिश आप करिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। देवरी में भी पंचायत के द्वारा आपका सम्मान कई बार किया गया है। हाँ, ग्राम पंचायत देवरी के द्वारा भी अभी शायद 2018 हाँ, में लास्ट टाइम। हाँ, वो जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी या किसी भी पर्व पर, तो वहाँ के लोग जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच, सचिव और जितने भी पंच हैं उनके द्वारा सम्मानित करते हैं। जी जी। और पिछले बार मैं बताना चाहूँगा कि 2023-24 में जो हमारे जो खैरागढ़ का TLM का प्रदर्शनी हुआ था शिक्षण सहायक सामग्री की, उसमें हमारे स्कूल को पूरे जिले में खैरागढ़ सुखदान गंडई में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देवरी स्कूल का। जी जी जी। तो और मैं चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ जो मेरे बच्चे हैं स्कूल के और जितने भी शिक्षक हैं, साथी हैं, जिनका मार्गदर्शन मिलता है समय समय पर, हमारे जो अधिकारियों का जो मार्गदर्शन मिलता है, इन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरे आगे बढ़ने का पूरा श्रेय हमारे स्कूल के बच्चे ही हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं काम करने के लिए। मैं वही आपसे पूछना चाहता था सर कि आप अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? कहीं कोई ऐसा कोई गुरु जहाँ जिनके जीवन से आप प्रभावित हों, जिनके कार्यों से प्रभावित हों? प्रथम तो प्रेरणा तो माता पिता ही रहते हैं। जी हाँ जी। इसके अलावा समय समय पर हमारे जो बहुत सारे शिक्षकगण हैं हमारे, चाहे वो स्कूल जीवन के हों या कॉलेज जीवन के हों या फिर इस जॉब में आने के बाद, तो हर सभी अधिकारियों का मुझे सपोर्ट मिला। सहयोग। खासकर हमारे जो बिहार से सुजीत सिंह चौहान, इसके साथ साथ हमारे जो BO रहे भुआरे सर जी, अभी वर्तमान में जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है द्विवेदी सर जी, खरे मैडम, और इसके साथ साथ जो हम जैसे मैंने सीखा है आदरणीय विनय शरण सिंह जी से। अच्छा। उनसे भी सीखा है। और जो हमारे कॉलेज में जो सर थे वैष्णव सर जी, वो भी अभी मिलते तो नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन जो प्लेटफार्म हैं फेसबुक, उनके जरिए हमेशा प्रतिदिन तो वो बधाई देते रहते हैं जो देखते हैं तो। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जिनका अभी आप नाम ले रहे थे, आदरणीय श्री विनय सिंह जी का, वो भी बतौर अतिथि इसी हाँ, कार्यक्रम में। मैं उनका कार्यक्रम देखा आप हूँ। देखे हैं? जी हाँ, जी। और जब भी वो मिलते हैं तो वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं आगे बढ़ने का। वो तो हाँ, उन्होंने आपको पढ़ाया है क्या? पढ़ाया तो नहीं, लेकिन जब मैं शिक्षक मार्गदर्शन में आए, जैसे मैं कोई सहायक सामग्री बनाता था तो जब भी उनसे मिलता था तो पूछता तो वो बताते थे जरूर। ट्रेनिंग में उनसे मुलाकात होती थी, हमेशा मार्गदर्शन करते थे और हमेशा आगे बढ़ने की वो प्रेरणा देते थे। वो भी सर, ट्रेनिंग की आप बात कर रहे थे सर, प्रशिक्षण की। हाँ, उसमें से मुझे एक बात याद आ रहा है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको आप BTI के नाम से जानते हैं, है ना सर? यहाँ खैरागढ़ में भी स्थापित है और BTI में शायद 2022 में आपको बेस्ट शिक्षक के रूप में आपके कार्य। उस समय भी एक बार ओलंपियाड हुआ था जिला स्तर पे, तो उस समय भी सम्मानित किए थे। और 2022 की बात कर रहे हैं तो उसमें जो शिशु शिक्षा देखभाल होता है, जो आंगनबाड़ी में जो 3 से 5 साल के बच्चे को सिखाया जाता था, तो उसमें जो काम किया मैंने, उसके बदौलत वहाँ पे तत्कालीन प्राचार्य महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया। और समय समय पर आज ही की मैं बात करूं तो आज मेरे स्कूल में भी अकादमिक जो सदस्य हैं के वर्मा सर जी, वो भी आज विजिट किए थे जी। और उन्होंने भी कार्यों को देखा तो वो भी खुश हो गए। और जितने भी शिक्षक हैं वहाँ पे, चाहे शर्मा सर जी हो, मोनिका मैम हो, रत्ना दत्त मैडम हो, इन्होंने भी समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किए हैं, चाहे मकसूद सर हो।
तो ये भी मार्गदर्शन करते हैं मेरा हमेशा। रुक्खड़ स्वामी मंदिर स्थापित है खैरागढ़ में, उस ट्रस्ट के द्वारा भी आपका सम्मान किया गया था सर। आदरणीय डम्पी भाई हैं जो भागवत शरण सिंह जी थे, तो वो भी जब सावन महोत्सव हो रहा था तो वहाँ पे भी रुक्खड़ स्वामी ट्रस्ट के द्वारा भी वहाँ पे भी सम्मानित किया गया मुझे। इतने सारे सम्मान हैं कि जिसकी सारी चर्चा मैं करूं आपसे तो रात के 10 बज जाएंगे। बहुत सारे सम्मानों का क्रम है। आप जीवन में कुछ बेहतर करेंगे तो सम्मानों की कमी नहीं रहती है। समाज बिल्कुल बढ़ चढ़ कर आपको सम्मानित करता है। ऐसा ही कुछ प्रजापति सर के साथ भी है। सर, आपके स्कूल के विषय में मुझे एक और जानकारी प्राप्त हुई। बीच में शिक्षण से संबंधित सामग्री आपने डेस्क वगैरह भी देवरी स्कूल में सर अपने खर्चों से बच्चों को आपने प्रदान किया था कि उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तृत जानकारी दें सर। एक बात 2008 की है। मैं एक वर्कशॉप में था उस समय, बिलासपुर में चकरभाटा में एक वर्कशॉप था। उस समय तत्कालीन जो शिक्षा सचिव थे आदरणीय नंद कुमार जी वो एक कार्यशाला में आए थे और उन्होंने शिक्षण के ऊपर बात करते करते सभी जो प्रतिभागी से एक सवाल किया कि आपके घर में बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कितना खर्च करते हैं एक महीने में। तो सभी ने अपने अपने बताए। जब मेरी पारी आई तो मैंने बताया, आदरणीय सर जी मेरे तो अभी बच्चे अभी नहीं हैं, अभी टाइम है आने को, तो लेकिन मैं अपने स्कूल के जो बच्चे हैं इनके लिए मैं महीने का जो वेतन मिलता है उसका एक दिन का वेतन मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए काम करता हूँ, लगाता हूँ जी। तो वो प्रक्रिया आज भी चालू है कि मैं अपने वेतन जो मिलता है जो मासिक, उसका एक दिन का वेतन मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए लगाता हूँ। और इसी में बच्चों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे पुस्तकें हो या नवोदय की पुस्तकें हो, टाई हो, बेल्ट हो, या फिर उस समय की बात है कि स्टडी टेबल की आवश्यकता थी हमारे स्कूल में बच्चों तो मैंने 14 नग स्टडी टेबल बनवाए थे। 14 नग जी। और जैसे जैसे लगा कि अब बच्चे डिजिटल रूप में भी जरूरी है, कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है, तो मैंने अपने स्वयं के खर्च पर अपने जन्मदिन के अवसर पर कंप्यूटर प्रदान किए थे स्कूल के। आपने दान किया था जी। और जो शिक्षा दूत सम्मान मिला था राशि, एलईडी टीवी भी शायद आपने दिया था। शिक्षा दूत के स्वरूप मुझे 5,000 रुपया मिला था। अच्छा। तो उस समय मैंने कुछ पैसे और खर्च किए। किस चीज़ के लिए मिला था आपको 5,000? वो शिक्षा दूत सम्मान में मिलता है 5,000 रुपया। अच्छा। तो उसमें पैसे कुछ और पैसे मैंने जोड़े और स्कूल में फिर एक एलईडी टीवी खरीदा था बच्चों के लिए। अच्छा। उसी सम्मान की राशि स्मार्ट से। टीवी। हाँ, इस एलईडी टीवी है। और एक स्मार्ट टीवी हमने जो 4 स्टाफ थे, चारों स्टाफ ने मिलाया और एक बड़ा सा एक स्मार्ट टीवी भी खरीदे। मतलब 2 टीवी हमारे स्कूल में। अच्छा। हाँ, देवरी में जहाँ मैं पदस्थ था वहाँ। उसमें अभी भी शिक्षण का कार्य। हाँ, अभी भी जो स्मार्ट टीवी है उसमें स्मार्ट जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और ऑनलाइन या जो भी है उसमें होते हैं, शिक्षा देते हैं। और जो एलईडी टीवी और कंप्यूटर भी है वो। मैं समझता हूँ सर, शिक्षकों में यदि इतना जुझारूपन सभी शालाओं में हो जाए ईश्वर की कृपा से, तो फिर कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूलों का रुख नहीं करेगा सर। आखिर प्राइवेट स्कूलों का रुख, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में इतनी निराशा होती है कभी कभी। सरकारी व्यवस्थाओं में होता क्या है कि प्राइवेट संस्थान आपको ऐसी ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं जो कि आपको सरकारी तंत्र में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिन चीज़ों की उपलब्धता नहीं हो पाती है। और उन्हीं चीज़ों के लिए फिर बच्चे, पालक प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। जैसे बैठने की समुचित व्यवस्था, पाठ्य सामग्रियों की समुचित व्यवस्था, शिक्षण सामग्रियों की, एक अच्छा क्लासरूम, और भला क्या चाहिए। सबसे आवश्यक है एक प्रशिक्षित योग्य शिक्षक। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे साझा करूं, शासकीय शालाओं में जितने प्रशिक्षित शिक्षक हैं शायद
प्राइवेट स्कूलों में उतने प्रशिक्षक शिक्षक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसी मानसिकता हम सब ने बना ली है कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा शिक्षण होता है, लेकिन ऐसा होता शायद यह व्यवहारिक नहीं है। सरकारी स्कूलों में भी हमने भी अपनी शिक्षा सरकारी संस्थानों से ही प्राप्त की है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आज भी देश में। एक डाटा है, आप कभी इंटरनेट पर सर्च करिएगा, जितने आईएएस आईपीएस निकल कर आते हैं उसमें से 80% आईएएस आईपीएस आपको सरकारी शिक्षण संस्थानों के बच्चे ही बनते नजर आएंगे अधिकारी वर्ग में। विचार करिएगा। सर, एनएसएस कैंप में भी सहभागिता आपने अपने शैक्षणिक जीवन में आपने एनएसएस कैंप, राज्य स्तरीय एनएसएस कैंप में भी आपने सहभागिता? जब मैं कॉलेज में अध्ययनरत था, बीए फाइनल था, तो उस समय जो राज्य स्तरीय जो एनएसएस कैंप था, तो जो पहला शिविर लगा था शिवरी नारायण में, तो उसमें भी मैंने अपने कॉलेज की तरफ से वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया 10 दिन का कैंप। और जो एनएसएस कैंप या अन्य जो और जो रहते हैं जैसे स्काउट गाइड है, एनसीसी है, इनसे छात्र जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। और जो छात्र है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो स्काउट गाइड है, एनएसएस है, एनसीसी है, इनसे आप जुड़िए ताकि उनमें व्यक्तित्व को निखारने का एक मौका मिलता है। उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर पाएँ। तो वह कैंप भी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा कि मैंने वहाँ पर सीखा कि कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो अभी भी जब मौका मिलता है तो मैं ऐसे शिविर में जाता हूँ और सहभागिता रहती है। जी जी जी। उसी क्रम में आप बच्चों को बिल्कुल सतत, हाँ, जो चीज़ आपने सीखा है सर, बच्चों को बिल्कुल सहर्ष प्रदान कर रहे हैं आप। जी हाँ, बहुत शानदार। एक बात मैंने सुना था सर कि 18 बच्चों को शायद अभी इसी वर्ष आपने पाठ्य पुस्तक सामग्रियों का भी वितरण आपने किया था, इस वर्ष या पिछले वर्ष? जैसे मैंने कहा है कि अपने जो वेतन मिलता है उसका एक दिन का वेतन मैं बच्चों के लिए खर्च करता हूँ। तो इस साल कुछ बच्चे ऐसे लगे कि मेरे को इस बच्चों को देना चाहिए, तो जहाँ मैं पदस्थ था पहले देवरी पे, वहाँ पे 10 बच्चों को वो बुक नवोदय की पुस्तक, और जो नया स्कूल गया वहाँ पे भी बच्चे तो उतना क्योंकि हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो ग्रामीण अंचल के रहते हैं, तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जो हमारे जो बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूलों में, वो उनको ऐसा लाभ मिले कि वो बड़े बड़े स्कूलों में जो लाभ मिलता है वो लाभ हम अपने स्कूलों में मैं देना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने वहाँ के 8 बच्चों को भी वो पुस्तकें दी नवोदय की, और बच्चों को इसका लाभ मिला है कहीं ना कहीं। और मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में जो वेतन मिलता है उसका एक दिन का वेतन मैं अपने बच्चों के लिए, साला के बच्चों के लिए वो यूज़ करूँ, और ये अभी भी चल रहा है और चलता ही रहेगा ये। तो वो 18 पुस्तकें इसी सत्र की है। वो एक चीज़ आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ प्रजापति सर, पढ़ाई के अभी 2 माध्यम जो हैं प्रचलित हैं, एक तो अंग्रेजी माध्यम और दूसरा हिंदी माध्यम, आप किसको बेहतर मानते हैं? वो तो देखा जाए तो जो हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम, वो ही बेस्ट है माध्यम कहा जाए, लेकिन समय की जो मांग है अंग्रेजी, तो कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजी भी जानना जरूरी है क्योंकि वो समय की मांग है। यदि हम बहुत सारे देशों में देखें तो अंग्रेजी वहाँ पे मान्य है, लेकिन यदि मैं सीखने का स्तर में बात करूँ तो हमारी जो मातृभाषा है वो शिक्षा का माध्यम होना ही चाहिए जी, क्योंकि मातृभाषा ही ऐसी भाषा है कि हम बच्चे को उनकी स्तर पे जा कर के हम सिखा सकते हैं। तो हिंदी भी बेहतर है यहाँ पर। जी जी जी। लेकिन समय की मांग है अंग्रेजी, तो कहीं ना कहीं वो भी। लेकिन सर प्रशासनिक अड़चनों की जहाँ हम बात, व्यवस्थाओं की जहाँ हम बात करें, तो जैसे स्थानीय खैरागढ़ के लिए हम नज़र दौड़ाएं, यहाँ वर्तमान स्थिति ऐसी है सर, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उतनी बेहतर नहीं हैं, और जहाँ शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं तो शिक्षण में अंग्रेजी माध्यम में, मैं एक जानकारी आपको देता चलूँ, प्राथमिक की व्यवस्था है, 5वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल संचालित हैं,
और माध्यमिक, कुछ स्कूलों में माध्यमिक की भी शिक्षा हाँ वो तो की है। व्यवस्था है। एकमात्र स्कूल अमलीपारा में कोई स्थित है शायद, क्रिश्चियन स्कूल, वहाँ पे हायर सेकेंडरी की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होती है। हाँ मैं यह कहना चाहता हूँ सर, विकल्प नहीं है। हाँ, यदि बड़े कक्षाओं में देखे जाए बच्चा तो जब मिडिल स्कूल को क्रॉस हाँ। करके, माध्यमिक को क्रॉस करके हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, तो फिर वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं सर। हाँ, यहाँ पर सुविधाएं तो उतना नहीं है जी। अंग्रेजी माध्यम की, खासकर उच्च शिक्षा की ओर देखें हम, खासकर हायर सेकेंडरी या कॉलेज स्तर की देखें तो वो नहीं है। वो उपलब्ध नहीं है। हाँ, उपलब्ध तो नहीं है ये। अच्छा, दूसरा पक्ष ये है सर कि हर माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकें या उनके लिए परिवहन बस की सुविधा मुहैया करवा सकें। हाँ, ये भी बात है। ये बहुत समस्या है। ये समस्या मैं आपसे दर्शकों से भी साझा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम अपने मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को देखकर अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में डाल तो लेते हैं, जैसे खैरागढ़ की हम लोग बात करते हैं, लेकिन आगे आप कैसे उसको अध्यापन करवाएंगे? आपको या तो बाहर भेजना पड़ेगा, वही विकल्प है, और या तो फिर जो स्कूल उपलब्ध हैं उनमें ही आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। तो ये एक बड़ा धर्म संकट वाली स्थिति निर्मित होती है, खास तौर पर माध्यमिक की शिक्षा जब बच्चा प्राप्त करके आगे निकलता है, तब ये स्थिति निर्मित होती है। आप जरूर सोचिएगा, कोई विकल्प नहीं बच जाता है। हिंदी माध्यम में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी उपलब्धियां बच्चे हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम में ही अर्हताएँ हमको प्राप्त होंगी, अंग्रेजी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका बच्चा यदि 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम में आपने अपने बच्चे को 5वीं तक की शिक्षा दे दी, और उसके बाद आप बच्चे का माध्यम नहीं बदल पाएंगे सर। ये माँ बाप के सामने एक बड़ी चुनौती है कि 5वीं तक बच्चा यदि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ लिया और उसके बाद यदि सुविधा नहीं है, या किसी भी कारणवश, या कभी कभी आर्थिक दृष्टिकोण से भी माँ बाप इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं, तब आप चाह के बच्चों का माध्यम नहीं बदल सकते, क्योंकि हिंदी बच्चे को समझ में आता नहीं है। हिंदी वाले बच्चे को आप अंग्रेजी समझा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के बच्चे को आप हिंदी समझाने के लिए बहुत एड़ी चोटी आपको एक करना पड़ेगा। ऐसी समस्याएं अभी देखने को आ रही हैं सर। अभी खैरागढ़ की बात करें तो ये उच्च जो कक्षाएं हैं उसमें ये सुविधा तो अभी नहीं है। अब देखिए समय के साथ साथ क्या होता है, लेकिन माध्यम की मैं बात करूं तो बच्चे का तो बाद में बदलना तो उतना कठिन नहीं, लेकिन यदि हम बात करें हिंदी माध्यम, जो हमारे जो बच्चा जो इस परिवेश में है जी, यदि उस माध्यम से बच्चों को सिखाए तो वो सीख जाता है, तो आसानी है। लेकिन मैंने वही कहा कि जो समय की मांग है, यदि आगे यदि हो, जी, जैसे सरकारें चाह रही हैं, कुछ कुछ नए स्कूल खुल रहे हैं, तो शायद वहाँ पे हो, तो सरकारें यदि चाहे तो उच्च शिक्षण में भी ये प्रावधान ला सकती, लेकिन अब वही है कि सरकारें कब तक ये सब चीज़ करेंगी। जी जी जी। जैसे सर, मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट रहा है अंग्रेजी। हाँ। और मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा भी रहा, मैंने बच्चों को अंग्रेजी का ट्यूशन भी पढ़ाया। लेकिन सर, आज मैं खुद अपने बच्चे को उसके कोर्स की और उसके सिलेबस की चीज़ों को नहीं पढ़ा पाता हूँ। ये एक समस्या व्यक्तिगत मेरे साथ ही आती है। अभी क्या है, समय के साथ साथ कोर्स में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। जी जी। क्योंकि समय की जैसे जैसे मांग होती, जैसे हम कुछ समय की बात करें तो हमारे पास एक मोबाइल होता था कीपैड वाला। अब देखिए, अब सभी के साथ में हाथ में अब स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन आगे हम देखें तो उसमें बहुत सारे अपडेट होते जा रहे हैं, तो यही चीज़ बच्चों के साथ भी हो रहा है, कोर्स में भी हो रहा है कि उस समय यदि हम बात करें तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ें। अब उस समय कोर्स अंग्रेजी हम प्राइमरी में पढ़े नहीं थे, लेकिन जब अंग्रेजी आए तो मिडिल स्कूल में थोड़ा बहुत ABCD सीखे हम। और अब बात करें तो KG1 KG2 से ही अंग्रेजी शुरू हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि सोचना तो चाहिए। लेकिन सर, अंग्रेजी के होड़ में हिंदी को पूर्ण रूप से दरकिनार कर देना कहाँ तक आप उचित समझते हैं इस चीज़ को? क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के बच्चों की स्थिति मैं देखता हूँ, उनको
कहीं कुछ हिंदी में लिखा हुआ हो, जैसे मैं अपने बच्चे को पूछता हूँ कि वो क्या लिखा है, कहीं कुछ हिंदी में लिखा, तो वो कहता है कि पापा मुझे समझ में नहीं आता है। उसको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। बच्चा हिंदी बहुत कमजोर है सर। मैं ये बच्चा जिस परिवेश में है, जी, यदि तो वो परिवेश की बातें वो सीखेगा। यदि हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा जो परिवेश है अंग्रेजी मीडियम का नहीं है, तो बच्चे को थोड़ा समस्या तो होगी ही। यदि हम हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे हैं और हिंदी परिवेश में हैं, तो बच्चे को माहौल आप ही आप मिल जाता है। लेकिन यदि हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं बच्चा और अंग्रेजी का माहौल नहीं है घर या परिवेश में, तो थोड़ा समस्या होगी ही बच्चों को। जी, मेरा ऐसा मानना है। जी जी, बहुत बहुत क्योंकि परिवेश बहुत कुछ रहता है बच्चे के ऊपर। बच्चे को जैसा परिवेश मिलेगा वो सीखेगा। जी 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 जी, ये बहुत सुंदर आपके विचार जानने का अवसर मुझे मिला सर। मैं चाहता था इस विषय में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसलिए मैंने ये सारे सवाल आपके समक्ष रखने की कोशिश की। परिचय के क्रम में मैंने जन्म, शिक्षा और सेवा प्रारंभ की चीज़ें, संबंधित चीज़ें आपको प्रजापति सर के बारे में बताई थी। एक विषय उसमें छूटा हुआ था। हम लोग विशेष रूप से जिस विषय पर प्रकाश डालते हैं, हमारे जो भी अतिथि उपस्थित रहते हैं, हम उनके वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ जानकारियां भी साझा इस मंच के माध्यम से करते हैं। हम और आप आज श्री राजेश कुमार प्रजापति सर के साथ बैठे हुए हैं। उनके वैवाहिक जीवन की ओर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। 17 अप्रैल 2007 को परिणय सूत्र में बंधे थे श्री राजेश कुमार प्रजापति जी। साल्हेवारा जंगल जिसको हम लोग कहते हैं, घाट साल्हेवारा भी जिसको कहा जाता है, वो आपका ससुराल बना था सर। ससुर जी का नाम था स्वर्गीय सोमनाथ कुंभकार जी और सासू माँ के रूप में सामली बाई कुंभकार आपकी सास बनी थी। उनकी इकलौती पुत्री थी शारदा प्रजापति, जिनको आपने बतौर पत्नी अपने जीवन में स्वीकार किया। उनके साथ आप परिणय सूत्र में बंधे। और कुछ चीज़ें मैं आपको साझा करता हूँ। बहुत छोटा सा परिवार है, 2 बच्चे हैं, एक बिटिया और एक नहीं, दोनों बेटे हैं। दोनों लड़के हैं। कौन कौन सी कक्षा में अभी पढ़ाई कर रहे हैं सर? बड़ा बेटा अभी 10वीं कक्षा में गया है अभी, और छोटा है वो 6वीं कक्षा में। जी 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 सर, लगभग सारी चीज़ें जितनी मेरी तृष्णा थी, जितना जो चीज़ें मैं पूछना चाहता था, सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गई हैं। 1-2 बातें मुझे आपसे और आज करनी है सर। मैं चाहता हूँ आप समाज में गुरु के, एक प्रतिष्ठित गुरु के रूप में आप जाने जाते हैं। समाज के लिए आपका बड़ा दायित्व है और एक शिक्षक, एक गुरु समाज को बहुत निकट से, बहुत करीब से देखता है सर। बहुत चीज़ों का अवलोकन करता है, तब वो जाकर बच्चों को शिक्षण प्रदान करता है। खैरागढ़ के परिदृश्य में सर, खैरागढ़ को कल और आज और निकट भविष्य में आप किस स्वरूप में देखना चाहते हैं और कैसा आप आज खैरागढ़ का परिदृश्य देखते हैं सर? खैरागढ़ की बात करें तो अभी नए जिला बने हैं जी, और अभी विकास लगातार हो रहा है और आने वाले कुछ सालों में लगता है कि हमारा जो खैरागढ़ है एक नई छाप छोड़ेगा पूरे प्रदेश में, और कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों में खैरागढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है अभी। और कुछ सालों में यदि देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो खैरागढ़ है वो आगे बढ़ता ही रहेगा और आगे रहेगा ही, ऐसा मुझे विश्वास है। रेल की सुविधा, काफ़ी रेल की चर्चा हो रही है सर। इस विषय में कहीं आपके विचार क्या हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, किसी भी गांव या शहर को यदि आपको विकसित करना है जी, तो यातायात का साधन तो बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक। यदि यातायात का साधन उपलब्ध रहेगा तो वो गांव या शहर अन्य गांव और शहर से जुड़ पाएगा और जो विकास है उसका बहुत तीव्र गति से होगा। तो इसमें यातायात का साधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो
या अब जल तो आ ही नहीं सकता, तो जल मार्ग की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हो सकता है वो बहुत ज़रूरी है। तो खैरागढ़ को रेल मार्ग से जोड़ना तो आवश्यक है और जोड़ना भी चाहिए। जी जी। तो काम होना आवश्यक है, क्योंकि अब यहाँ पे हम देखें तो जो खैरागढ़ की शान है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे जो बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए भी आवागमन का साधन बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं, अब चूँकि खैरागढ़ एक नए जिले के रूप में आ गया है, खैरागढ़ छुईदान गंडई के रूप में, तो अब यदि देखा जाए तो रेल मार्ग से भी उतना जुड़ा हुआ नहीं है। तो रेल मार्ग तो जरूरी है हमारे ज़िले के लिए, ताकि इनका विकास बहुत तीव्र गति से हो। जी। और परिवहन का साधन तो बहुत ही आवश्यक है बहुत विकास के लिए। जी सर जी। अंत में सर मैं चाहता हूँ हमारे इस मंच कलाकारों की दुनिया, जैसा कि आप फेसबुक में देखते भी रहते हैं, इस मंच के लिए और हमारी जो जनता हमें आज देख रही है, आपको देख रही है, लाइव प्रसारण में बहुत सारे लोग जुड़कर कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश, हमारे इस मंच के लिए आशीर्वचन, और हो सकता है कुछ बच्चे भी आपको देख रहे हो सर, तो बच्चों के लिए भी एक छोटा सा ग्रीटिंग आपकी ओर से। एक तो सबसे पहले आपकी जो कलाकारों की दुनिया है, इनके आप पूरे समूह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आमंत्रित किया है। लेकिन मैंने हमेशा बच्चों के लिए ही काम किया है, और मेरा उद्देश्य वही है कि जो मेरे जो बच्चे हैं उनको जो बड़े बड़े जो स्कूलों में जो सुविधा मिलती है, वो सुविधा मैं अपने बच्चे को दूं। उतना नहीं मिल सके लेकिन कुछ तो मिले बच्चों को। और जितने भी साथी देख रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि आप जिस किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, पूरी जो आप जो कहते हैं कि ईमानदारी से काम करें। और खासकर जो हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनसे भी निवेदन है कि जो आपके जो शाला में जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी कार्य करें। तो मुझे लगता है कि हमारा जो देश है, ये हमारे जो जिला है या हमारा राज्य है, इनकी उन्नति बहुत तीव्र गति से होगी, क्योंकि जो हमारे जो बच्चे अभी जो स्कूलों में हैं, यही हमारे देश के एक नींव हैं और यही भविष्य है हमारे देश का। हमारे जो बच्चे हैं यही आगे हमारे देश को बहुत तीव्र गति से आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी साथियों का मुझे आमंत्रित करने के लिए, और जो हमारे साथी जो लाइव जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंच की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सर। आप पधारे, आपने अपना बहुमूल्य समय आज इस मंच के लिए निकाला, उसके लिए बहुत हृदय से आपका धन्यवाद, आभार। आपके भी धन्यवाद। जितने भी दर्शक जुड़े थे, इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, उन सभी का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं। आप बिल्कुल जुड़े रहिए। फिर से अगले शुक्रवार को फिर से किसी माटी पुत्र को लेकर मैं हाजिर होऊंगा, किसी नए प्रतिभावान प्रतिनिधि के साथ हम लोग रूबरू होंगे, कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा उपहार हमारी ओर से आदरणीय प्रजापति सर के लिए हम लोग भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले शुक्रवार को फिर से किसी नए रत्न के साथ आपकी भेंट मैं करवाऊंगा। आशा करता हूं आप फिर से पुनः जुड़ेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आप हो सके तो शेयर किया करिए। शेयर करने से हमें बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। लाइक करिए। अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल देने की कोशिश करिए। कहीं हमसे कोई भूल चूक त्रुटि हमसे होती है, उसके बारे में हमें बिल्कुल उस चीज़ को रेखांकित आप करें, ऐसी हम आशा करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहना बड़ा आवश्यक है। शुभ रात्रि। धन्यवाद।